बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मेरा ताल्लुक़ है। बहरिया टाउन कराची में रियल एस्टेट का एक छोटा सा सेटअप हम लोग रन कर रहे हैं और आज बहरिया टाउन कराची को एज ए केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे, यानी केस स्टडी ऑफ बहरिया टाउन कराची। इसको थोड़ा सा एक रिसर्च ओरिएंटेड डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए मैंने प्लान किया था, जिसमें मैं और मेरी मीडिया टीम हम लोग ये एक छोटी सी वीडियो आपके सामने लेके आए और इसमें आज हम इन चीज़ों का ख्याल करेंगे, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि बहरिया टाउन कराची की तफसीलात क्या हैं, ये कब शुरू हुआ, किस तरह शुरू हुआ और क्या इसकी बुराइयां हैं बहरिया टाउन की, क्या अच्छाइयां हैं, ठीक है, क्या किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के हमें मुस्तकबिल में बहरिया टाउन ने जो माजी में गलत किया उन चीज़ों से बचना चाहिए और किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के मलहूज़े खातिर ला के हमें फ्यूचर में बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फ़ैसला आपका होगा, लेकिन कुछ चीज़ों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और जिस तरह से आज से पहले भी बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ रियल एस्टेट के हवाले से मेरी कोशिश होती है आप तक पहुँचाएँ। और मेरी डोमेन बहरिया टाउन ही है और ख़ासकर बहरिया टाउन कराची में मैं काम करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे सिटीज़ या बहुत सारी सोसाइटीज़ हम लोग डील नहीं करते, सिर्फ बहरिया टाउन के ही हम लोग एक्सपर्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहरिया टाउन के जो भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं, मार्केट की सिचुएशन कैसी होती है और कौन से एरियाज़ कैसे हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ बहरिया टाउन ही है। तो हम लोग बग़ैर किसी तमहीद के या टाइम वेस्ट किए हुए हम प्रोसीड करते हैं और बात शुरू करते हैं कि सबसे पहले अगर किसी भी जगह की बात करनी हो, जब बुराई और अच्छाई को हमने डिस्कस करना हो, तो आई बिलीव कि सबसे पहले अगर मैं अच्छाइयाँ बयान करूँ तो वो आपके हक़ में बेहतर होगा और बहरिया टाउन के हक़ में भी और हम सबके हक़ में भी। बहरिया टाउन को एज ए केस स्टडी जब डिस्कस कर रहे हैं तो आई बिलीव के पहले बहरिया टाउन की अच्छाइयाँ डिस्कस कर लेते हैं। एक लंबी फहरिस्त है अच्छाइयों की भी, नो डाउट, जो बहरिया टाउन के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये कि बहरिया टाउन इट्स अ गेटेड कम्युनिटी और बहुत ज़बरदस्त किस्म का लिविंग स्टाइल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स के मुताबिक बहरिया टाउन कराची को डेवलप किया गया। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं समझता हूँ मैजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड यानी मुख्तसर मुद्दत के अंदर ये डिलीवर किया, ये एक चैलेंज था। और इतने बड़े लैंडस्केप जिसमें हल्की फुल्की पहाड़ियाँ भी हैं, बड़ा टफ़ लैंडस्केप था जिस पे यहाँ मैं समझता हूँ एक हैवी मशीनरी की ज़रूरत थी और बहरिया टाउन ने इसको चैलेंज समझ के 6-8 साल के अंदर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आपके सामने पेश कर देना और ऐसे पेश करना कि प्लेट में रख के पेश किया गया। ये जब बड़े बड़े इंजीनियर्स और बड़े बड़े लोग यहाँ विज़िट करते हैं तो हमें फ़ीडबैक के तौर पर ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पुराना काम कर रहे हैं। बहरिया टाउन कराची के साथ हमारा सफ़र आप समझ लें कि इब्तदाई दिनों से है, तो हमें ये फ़ीडबैक सुनने को मिलता है कि ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इतने कम टाइम में बन कैसे गया और ये बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने किस तरह से ये कर लिया, इस तरह का फ़ीडबैक मिलता है। लिहाजा आगे चलते हैं कि बहरिया टाउन में मसाजिद की बात हो, पार्क्स की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स की बात हो, ग्रीनरी को यहाँ पे डेवलप किया गया, बनाया गया, या समझ लें आबादकारियाँ की गई, या बहरिया टाउन के मेन बुलेवार्ड जिना एवेन्यू की ही बात कर लें, पाकिस्तान की सबसे चौड़ी सड़क का ख़िताब इसको दिया गया। जिना एवेन्यू पे आपके सामने ये देख लें कि यानी ये 400 फीट वाइड ये रोड है, जितने हमारे मोटरवेज़ या आप समझ लें कि जो सुपर हाईवेज़ हैं वो भी इतने वाइड या कशादा नहीं दिए गए जितनी बहरिया टाउन कराची के अंदर मेन जिना एवेन्यू दी गई। इसके साथ पार्किंग का निज़ाम और फिर सर्विस लेन, ईस्टर्न सर्विस लेन है, वेस्टर्न सर्विस लेन है, राइट और लेफ़्ट साइड पे ये सर्विस लेन दी गई। मोटर बाइक्स के लिए और पेडिस्ट्रियंस के लिए अलग से ट्रैक्स और फुटपाथ का इंतज़ाम किया गया। ये सारी चीज़ें बनाएगी। बहरिया टाउन में हॉस्पिटल्स की बात करें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वाले हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। हम लोग बात करते हैं फायर ब्रिगेड ऑफिस की। जब भी कोई खुदा ना खास्ता कराची शहर हो या पाकिस्तान का कोई भी इलाका जहाँ तक बहरिया टाउन की टीम जाके अपनी सर्विसेज दे सकती है, कहीं भी अगर आग लगी तो बहरिया टाउन की टीम ने वहाँ जाके सर्व किया
और पीछे नहीं रहे। बैरिया टाउन की अगर अच्छी बातें हम लोग करें तो उन अच्छी बातों में मैं बैरिया टाउन के दस्तरखान की बात भी करूंगा। बैरिया टाउन ने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया और कुछ लोग तो बैरिया टाउन के ऑफिशियल पैनल पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग अनऑफिशियल पैनल पे भी काम कर रहे हैं। जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यहाँ ग्रो कर रही है, कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन साल 2021 में जो बैरिया टाउन में आया और अभी तक उसको फ़रोग मिल रहा है, और 75 या इससे ज़ायद दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो इससे मुंसलिक होती हैं कंस्ट्रक्शन से या रियल एस्टेट से, वो इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर ग्रो कर रही हैं। फिर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों को रिहाइश मिली और लोगों ने, एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर लोगों ने 17,25,000 रुपये का एक प्लॉट परचेज़ किया था, आज वो प्लॉट 50 लाख रुपये से कम कहीं भी नहीं मिल रहा। अगर किसी ने 28 लाख रुपए का 250 गज का प्लॉट लिया था, आज वो प्लॉट आपको 1 करोड़ 28 लाख से कम कहीं नहीं मिलेगा। ये कम से कम रेट बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रेट 2.5 करोड़ का भी है और बीच में मेरा ख्याल है 1 करोड़ का भी कहीं प्लॉट मिल जाता है। यानी अगर आपको देखें, मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे सामने कैलकुलेटर है, और अगर आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो 28 लाख वाला प्लॉट जब आपको 180, 190 या 2 करोड़ या इससे ज़ायद की रकम पे मिलता है, तो यू कैन मल्टीप्लाई योर बेसिक इन्वेस्टमेंट विद मैनी टाइम्स। उसमें अरसा कितना हुआ है, 5, 6, 7 या 8 साल। इतने टाइम के अंदर आप लोगों की रियल एस्टेट के अलावा या बैरिया टाउन कराची के अलावा आप लोगों ने अपने गांव में अगर कोई प्लॉट लिया था उसको मल्टीप्लाई करके देख लें। इस्लामाबाद में कोई प्लॉट लिया हो, लाहौर में लिया हो, कराची में लिया हो, कहीं भी आपका प्लॉट हो बैरिया टाउन के अलावा हो, तो आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हुई होगी, ट्रिपल हुई होगी। लेकिन 6 या 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी मल्टीप्लाई नहीं हुई होगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि बैरिया टाउन हमारे मतलब पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी सैलाब ज़दगान हो, कहीं कुदरती आफात जिस तरह से ज़लज़ला ज़दगान होते हैं, ज़लज़ला आ जाता है नॉर्दर्न एरियाज़ में या कहीं भी, तो बैरिया टाउन की टीम में बैरिया टाउन का खैराती जो सिलसिला है वो चलता रहता है। बैरिया टाउन का दस्तरखान पाकिस्तान के कई छोटे बड़े शहरों में ये लोग काम कर रहे हैं, और मेडिकल कैंप्स हों और फ्री मेडिकल कैंप्स हों, उनका एहतमाम भी ये लोग करते रहते हैं। और इसके अलावा कोई भी यानी आप कह लें कि छोटे यूनिट्स बनाने हों लिया की तरफ, या जब सैलाब ज़दगान का नाम हमने लिया तो लिया की तरफ या डीजी खां की तरफ या सिंध में बहुत सारी जगहों पे इन्होंने छोटे बड़े स्केल पे जो लोग बेघर हो चुके थे उन लोगों को घर भी बना के दिए, और इस तरह से इनकी ये चीज़ें चलती रहती हैं, जिसका सिलसिला बैरिया टाउन ने कभी नहीं रोका। आज बैरिया टाउन के हक़ में मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो के एक हिस्से में हम बैरिया टाउन की बुराइयां भी करेंगे, फिर एक हिस्से में बैरिया टाउन के मुस्तकबिल को भी डिस्कस करेंगे, फिर एक हिस्से में हम वो भी चीज़ें बताएंगे जो इस वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और किन पॉइंट्स को मलहूज़े खातिर लाते हुए आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें या अपने इन्वेस्टमेंट का तरीक़ाकार को चेंज कर लें। तो इन सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह बात करेंगे। आगे हम लोग लेके चलते हैं कि बैरिया टाउन की अच्छाइयाँ भी ख़त्म नहीं हुई। मैंने बात की कि यहाँ जिन लोगों ने अपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई किया था, प्रीसिंक्ट 19 का अपार्टमेंट 24 या 25 लाख रुपए का महज आप लोगों को 4 साल की आसान एक साथ पर दिया गया था, और वो अपार्टमेंट आज 90 लाख या 1 करोड़ रुपए से कम आपको नहीं मिलता। मैं खुद प्रीसिंक्ट 19 का एक रिहायशी हूँ, जो 2 बेडरूम के एक छोटे से अपार्टमेंट का रिहायशी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बैरिया टाउन की सारी फैसिलिटीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय करता हूँ। और मेरी तरह के यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो बैरिया टाउन के लिए थैंकफुल भी हैं। बैरिया टाउन ने जो सहूलियात यहाँ दी, उन सब चीज़ों को हम इंजॉय भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें, बैरिया टाउन ने स्पोर्ट्स सिटी विलास दिए, 1 करोड़ 45 लाख में दिया था। आज और जब ये डिलीवर हुए हैं या आपको कीज़ मिल रही हैं, अभी भी इन प्रोसेस हैं चीज़ें, तो आप लोगों को वहाँ पे विला 3 करोड़ या 2 करोड़ 70-80 लाख रुपए से कम नहीं मिलता। तो आपकी इन्वेस्टमेंट समझ लें डबल हो गई। और इसके अलावा बैरिया पैराडाइज़ में देख लें, स्पोर्ट्स सिटी के प्लॉट्स देख लें, या पूरे बैरिया टाउन में कहीं रिहायशी प्लॉट हों, कमर्शियल प्लॉट हों, या कोई छोटी बड़ी इन्वेस्टमेंट उठा के देख लें। मेन चिना एवेन्यू का जो कमर्शियल प्लॉट है 533 गज का, ये 500 या 533 गज का प्लॉट बैरिया टाउन ने आपको 14 या 15 करोड़ रुपए में बुकिंग के साथ दिया था, और 4 ईयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक। उस वक्त लोगों को लगता होगा ये बहुत महंगा है, हम लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कराची शहर से 35 किलोमीटर दूर है, ये जो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर का फासला है, हम लोग ये सुपर हाईवे पे M9 मोटरवे पे जाएंगे और इतनी दूर जाके जंगल में मंगल की क्या ज़रूरत है, हम लोग वहाँ क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज वही प्लॉट आपको 40-45 करोड़ रुपये से कम की प्राइस में नहीं मिलता, या कम
से कम अगर लोकेशन वाइज बहुत आगे भी जाते हैं तो आपको 35 से 36 करोड़ रुपए से कम ये 500 गज का कमर्शियल प्लॉट नहीं मिलता, जिसके ऊपर आप 16 से 18 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी बिल्डिंग जहाँ बन भी चुकी हैं, जो आप लोग हमारी वीडियोज़ के ज़रिए देखते रहते हैं। तो आज बैरिया टाउन को जो केस स्टडी के तौर पर मैंने इंतखाब किया इस टॉपिक का, उसकी बहुत सारी वजूहत थी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो बैरिया टाउन की बुराइयां करने में भी कमी नहीं करते और बैरिया टाउन के अंदर रहते भी हैं, तो मैं उन लोगों के साथ हमेशा डिस्कशन में एक्टिव रहता हूं। तो आज जब मेरे माइंड में डिटेल में कुछ चीज़ें तैयार हो गई तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर हम वीडियो बनाएं और मैं अपने ये ख्यालात आपके साथ भी शेयर करूं। तो हमने बात की कि बैरिया टाउन के अंदर किसी भी किस्म की अगर किसी दोस्त ने इन्वेस्टमेंट की, वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, वो एक छोटी सी दुकान हो, या वो अपार्टमेंट की शक्ल हो, या वो ऑफिस की शक्ल हो, आज बैरिया टाउन में जहाँ कहीं भी चीज़ें डिलीवर कर चुके हैं बैरिया टाउन या डिलीवर करने के करीब हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट डबल या ट्रिपल हो चुकी है। और मतलब जिसको मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया कि यू कैन मल्टीप्लाई मैनी टाइम्स, तो आपकी ये वाली सूरत हाल भी यहाँ पर हो चुकी है। बैरिया टाउन के दस्तरखान हों, बैरिया टाउन के हॉस्पिटल्स हों, बैरिया टाउन के फ्री मेडिकल कैंप्स हों, या बैरिया टाउन ज़लज़ला ज़दगान या सैलाब ज़दगान के लिए कुछ एफर्ट्स कर रहा हो, या फायर ब्रिगेड के लिए अपनी गाड़ियों को भिजवा के जहाँ कहीं भी आग लग जाती है, वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पिंडी हो, कहीं भी जहाँ पे बैरिया टाउन पीछे नहीं रहता, तो ये बैरिया टाउन की अगर अच्छाइयाँ बयान करने लगें तो हो सकता है कई घंटों पर मुश्तमिल हमारी ये वीडियो बन जाए। लेकिन हो सकता है कुछ अच्छाइयाँ मैं नहीं भी बयान कर सका, लेकिन यहाँ बैरिया टाउन जहाँ कहीं भी है, रावलपिंडी में, लाहौर में, या आज मैं कराची की बात कर रहा हूँ, तो जो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं या जिन लोगों ने विज़िट कर लिया इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लोग खुद रिकमेंड करेंगे आप लोगों को, इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे कि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी डबल ट्रिपल और मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, और आप लोगों ने यहाँ रह के, जो लोग रिहायशी हैं उन लोगों ने यहाँ का लाइफस्टाइल भी इंजॉय किया, जो कि शायद और पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त एरिया से आप उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते। इससे आगे चलते हैं बैरिया टाउन की बुराइयों की तरफ। बुराइयों का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो ज़रा साथ रहिएगा मेरे कि बैरिया टाउन की बुराइयाँ किस तरह से होंगी, किस तरह से हम लोग यानी इस चीज़ को रखेंगे। बैरिया टाउन ने इनफैक्ट यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट की, तो मैं ये बताता चलूँ कि बैरिया टाउन ने मेरी नज़र में बहुत सारी चीज़ों में हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी टक्कर दे दी, या कम से कम एक काम करके दिखा दिया कि भाई ये जो आपकी बड़ी बड़ी शाहराएँ जो टूटी फूटी पड़ी हैं, अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें तो वो आपकी मेन जिना एवेन्यू की तरह ज़बरदस्त हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आज बैरिया टाउन अपने सार्फिन या कस्टमर से कुछ पैसे चार्ज करता है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ महंगी करके बेचते हैं, तो वो हमारे कस्टमर्स भी तो उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उससे मल्टीप्लाई भी होती है उनकी इन्वेस्टमेंट, लेकिन फैसिलिटीज़ देते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का यही सिलसिला जो आज इमरान खान की हुकूमत दाव पर लगी हुई है, तो ये सिलसिला चलता आया। किसी की भी खैर हुकूमत हो, हमारे हुकूमत से इस तरह के मुतालबात रहते हैं कि फ़लाँ काम नहीं हुआ, फ़लाँ काम नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करते हैं, रोड्स पे बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि अगर कंपैरिजन करने पे जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जस्ट डेवलपमेंट तरक्याती कामों में, तो बैरिया टाउन हुकूमती कामों को यानी एक आईना दिखा चुका है कि भाई तरक्याती काम ऐसे नहीं ऐसे होते हैं। तो खैर इससे आगे चलते हैं, बुराइयों की लिस्ट शुरू होने वाली है बैरिया टाउन की, तो उसके ऊपर भी मैं दिल खोल के बात करूँगा। बैरिया टाउन की असल में सबसे बड़ी बुराई ये कि बैरिया टाउन ने अपने सार्फिन से जो चीज़ें कमिट की और वो उस तरह से डिलीवर नहीं की, ये अगर मैं कहूँ कि आटे में नमक के बराबर है। असल में जितनी भी अच्छाइयाँ हों आपकी, लेकिन बुराई अगर थोड़ी सी भी हो तो बुराई जल्दी फैलती है। ठीक है, और बुराइयों को आप समझें नेगेटिविटी जल्दी फैलती है। नेगेटिव कोई भी एस्पेक्ट होगा हम उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे एज़ कम्पेयर टू अच्छाइयों की। तो अच्छाइयों की तो बड़ी लिस्ट थी जो मैंने बयान कर दी। आप बुराई की तरफ आते हैं। मेरा सबसे पहला जो, जब मैंने नेगेटिविटी बैरिया टाउन की देखी, तो सबसे पहला जो मेरे माइंड में एक क्लिक हुआ पॉइंट, वो था प्रेसिडेंट 23A के विलास बैरिया टाउन ने नहीं दिए, जो कि मुझे आज भी अफसोस है। बैरिया टाउन को भी मैं बड़ी दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियो मैसेजेस दिए, जहाँ कहीं मुझे बात करने का मौका मिला मैंने बात की, हमारे कस्टमर्स ने बात की, कस्टमर्स की आवाज़ हम लोग बने, और ये मैसेज हमने हर जगह पे दिया कि खुदा रहा अगर आप लोग किसी भी वजह से ये घर डिले चले हो चुके थे, तो आप लोग किसी भी वजह से, ये आज देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी हो जाएगी, आप आज भी डिलीवर कर सकते हैं।
क्योंकि हमारे वो कस्टमर जिन लोगों ने एक एक रुपया जमा करके यहाँ पे दिया, वो हमारे लोकल पाकिस्तानीज थे या हमारे ओवरसीज़ लोग थे, वहाँ आज डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ चला गया है। आप रिफ़ंड करने वाली ऑप्शन कहेंगे कि रिफ़ंड ले लो, वो कोई अक्लमंदी नहीं है, वो आप लोग बैरिया मैनेजमेंट गलत कर रहा है। इस तरह रिफ़ंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त अगर डॉलर का रेट कुछ और था, आज वो डॉलर का रेट कहीं से कहीं जा चुका है। और 50 लाख रुपए में बना बनाया घर कहीं नहीं मिलता। अगर बैरिया टाउन 125 या 200 गज पर मुश्तमिल घर दे रहे थे और आज वो घर यहाँ पर नहीं ऑफ़र कर पा रहे, या 23A वाले जो मुतासरीन हैं उन लोगों को घर नहीं दिए गए, तो ये उन लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई। इसके बाद एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि स्पोर्ट सिटी में बहुत बड़े स्केल पर ऐसे एरियाज़ थे जिनको हमने बैरिया टाउन का मुतासरीन कंसीडर किया, बाउंड्री वॉल से बाहर चले गए, इल्लीगल लैंड में चले गए, या आप कह लें कि बैरिया टाउन ने जिन लोगों को प्लॉट डेवलप करके नहीं दिए। तो इसके ऊपर मेरा शिकवा चले, सबसे पहला एक तो नेगेटिविटी ये है कि उन लोगों को आउट कर दिया गया। आज जब वो अपनी स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ एक लेड पेंसिल से बड़ा मामूली सा आउट लिख के बैरिया टाउन का अमला दे देता है, जो कि ये कोई बहुत अच्छा अमल नहीं है। अगर वो बैरिया टाउन ऑफिशियली उनको लेटर्स लिखे कि आप रिफ़ंड ले लें, रिप्लेसमेंट ले लें या फ़लाँ कर लें, एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। देयर इज़ अ बिग कम्युनिकेशन गैप बिटवीन बैरिया मैनेजमेंट एंड बैरिया का जो अमला है और हमारे बैरिया के जो कस्टमर्स हैं। उन सार्फिन को जब तक आप प्रॉपर लिखेंगे नहीं, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उन लोगों को समझ नहीं आएगी। फिर मार्केट में जो सोशल मीडिया यूटिलाइज़ कर रहे हैं या दूसरी तरह के लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो फिर अपनी ही क्यास राइयों की बुनियाद पे मार्केट के ट्रेंड्स को सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं अच्छा जी आप लोगों को तो यहाँ मिल गया, बैरिया टाउन ने तो पिंडी में भी ऐसा किया था, बैरिया टाउन ने फ़लाँ जगह पर भी ऐसा किया था, तो बैरिया टाउन ने आप लोगों को डिलीवर नहीं किया और ये भी नहीं देना, ये तो अगले 10 साल नहीं मिलना, ये बाउंड्री वॉल से बाहर चला गया है, ये डेवलपमेंट से आपको होके नहीं मिलेगी चीज़। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। और बैरिया टाउन का ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई प्रेस रिलीज़, कोई बैरिया टाउन का कोई ऑफिशियल यानी सोशल मीडिया के फोरम से कोई भी ऐसी बात हमारे उन मुतासिरीन को कन्वे नहीं की जाती जो कि होनी चाहिए। ये बात तो एक होगी। दूसरी बात ये कि अब बैरिया टाउन के अंदर जब प्रॉपर्टीज़ सेल होती हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि आप जस्ट फाइल सिस्टम यहाँ पर बैरिया टाउन के अंदर है, फाइल सेल की जाती हैं और बाद में बैलेटिंग होती है और डेवलपमेंट का काम शुरू होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कीमतें भी बढ़ती रहती हैं और फिर बैलेटिंग का एक प्रोसेस है। बैलेटिंग का प्रोसेस मैं आप लोगों को समझा दूँ। बैलेटिंग का प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर आप लोगों को डेवलपमेंट करके अलॉटमेंट की जाती है। तो नाज़रीन, इनफैक्ट बैरिया टाउन में बैलेटिंग का प्रोसेस है क्या? बैलेटिंग का प्रोसेस ये होता है कि बैरिया टाउन मैनेजमेंट बैलेटिंग करते हैं और उसमें आपको अलॉटमेंट यानी प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट अलॉट किया जाता है नंबर, वो प्लॉट्स का हो, अपार्टमेंट का हो या उसकी समझ लें घरों का हो, उसमें आपको लोकेशन डिफ़ाइन की जाती है कि आपको यानी फ्रंट, बैक, मेन बुलेवार्ड्स, कॉर्नर, नॉन कॉर्नर या एक जनरल लोकेशन पर घर या अपार्टमेंट आप लोगों को अलॉट किया गया है, एलोकेशन की गई है। तो इन चीज़ों को हम लोग बात करते हैं। और इसके अंदर जो अब फर्दर नेगेटिविटी की बात करते हैं कि जब फाइल सिस्टम आता है, अलॉटमेंट नहीं होती, तो भी बहुत सारे लोग उसमें फ़िल्टर होके पीछे रह जाते हैं जिन लोगों को प्रॉपर्टी का नंबर ही अलॉट नहीं किया जाता। ये चीज़ें किस बुनियाद पर की जाती हैं ये शायद बैरिया टाउन का अमला ही जानता है या बैरिया टाउन मैनेजमेंट जानती है। हमारे इल्म में इस तरह की चीज़ें कम हैं। और इसके साथ साथ आगे चलें कि बैरिया टाउन जो भी डेवलप करता है अपनी प्रॉपर्टीज़, उसमें डिले करता है ज़रूरत से ज़्यादा। ये बैरिया टाउन की नेगेटिविटी या कह लें कि बुराई में आता है कि बैरिया टाउन ने अगर 4 साल का टाइम फ्रेम लॉक किया हुआ है तो वो हो सकता है वो 6 साल या 7 साल में जाके उसको डेवलप करके आप लोगों को वो हैंड ओवर करें प्रॉपर्टी। और फिर ये भी एतराज़ रहता है कि अगर फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने बुकिंग करवाई है तो उसमें से 50% लोगों को आप पोजेसन दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे और 50% लोगों को आप पेंडिंग में डाल देंगे। और इससे ये बात साबित होती है, या हमारे कस्टमर्स के फीडबैक के मुताबिक ये बात मैं आपके सामने रखता हूँ कि शायद बैरिया टाउन ओवर सेलिंग करता है। अगर ये ओवर सेलिंग बैरिया टाउन जानबूझकर करता है तो ये बैरिया टाउन की बहुत बहुत बड़ी बुराई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने ही नंबर ऑफ़ प्लॉट सेल होने चाहिए या इन्वेंट्री में आने चाहिए जितने मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, या ओवर सेलिंग, ओवर मार्केट नहीं करना चाहिए चीज़ों को। जितने लोगों को आप दे सकते हैं, जो आपके प्रीमिसेस डिफाइंड हैं, लैंड एक्विजिशन को पहले कंफर्म करें। जो लैंड एक्वायर कर चुके हैं वहाँ पे आप प्रीमिसेस डिफाइन कर लें अपने,
बाउंड्री वॉल्स बनाएं, अपनी अप्रूवल्स एमडीए से, सिंध गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से या केडीए से जो भी आप लोगों की अप्रूवल्स हैं उन चीज़ों को पहले सीधा कर लें, यानी गवर्नमेंट के साथ आप लोगों की चीज़ें सेटल होनी चाहिए। देन यू मस्ट गो फॉर द मार्केटिंग और सेल, ठीक है, फिर सेल ओपन करनी चाहिए। जिस तरह के एज़ पर माई इंफॉर्मेशन बैरिया ग्रीन्स के केस में आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को पहले यानी कंफर्म किया है, डेवलपमेंट अच्छे तरीके से की है और फिर उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। प्री लॉन्च में जब था हमने विज़िट किया और वो वाकई मानने में आता है कि बैरिया टाउन ने चैलेंज लेके इस जगह को आबाद किया है, डेवलप किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बना के दिया है और बड़े मुख्तर टाइम में और एक चैलेंज लेके इन चीज़ों को सामने लेके आए। बैरिया टाउन की बुराइयां अगर करें तो उन बुराइयों में बैरिया टाउन के हिडन चार्जेस भी आ जाते हैं। जिस तरह से बैरियर एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस चले समझ में आते हैं कि एक एक्स्ट्रा लैंड है उसके लिए आप चार्ज कर लें। प्लॉट की शक्लों में आप पर स्क्वायर यार्ड या पर स्क्वायर फिट भी चार्ज कर सकते हैं। अपार्टमेंट की शक्ल में पर स्क्वायर फिट है और प्लॉट की शक्ल में पर स्क्वायर यार्ड है। सॉरी, इसी तरह अगर आप बात करते हैं विलाज में भी पर स्क्वायर फिट के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, कैटेगरी के चार्जेस हैं। कॉर्नर, मेन बुलेवार्ड, पार्क फेस या लेक फेसिंग या इस तरह के अगर कोई हैं तो आप लोग उसको फेस करते हुए बैरिया टाउन 10% ऑफ द बुकिंग प्राइस, यानी टोटल प्राइस जो होती है बुकिंग की उसमें 10% एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, तो वो भी लोग हंसी खुशी शायद पे कर देते हैं। लेकिन इससे आगे सिलसिला चलता है कि बैरिया टाउन ने इस दफ़ा बैरिया हाइट्स के प्रोजेक्ट के अंदर एक अमाउंट चार्ज की जिसको कॉमन एरिया चार्जेस कह दिया गया। कॉमन एरिया चार्जेस पे एक सवाल उठा कि जो पहले या तो स्क्वायर फिट एरिया आप लोग बढ़ाते या वो डिफ़ाइन करते 1100 या 1150 स्क्वायर फिट की प्रॉपर्टी, जो कि 1150 स्क्वायर फिट भी इनफेक्ट नहीं होगी, ग्रॉस और नेट का अगर हम फ़र्क निकालें वहाँ पे कॉमन एरिया चार्जेस करके आप लोगों से 13 लाख रुपए या इससे भी ज़ायद अमाउंट चार्ज की गई, जो कि बैरिया टाउन ने सरासर ज़्यादती की। बहुत सारे लोग इसके ऊपर मतलब शोर मचा रहे हैं और टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई थी ये बात बैरिया हाइट्स के केस में कि इन प्रोजेक्ट का जो अलॉटमेंट के साथ एरिया उसके ऊपर लिखा हुआ है वो 1600 स्क्वायर फिट के लगभग वो एरिया लिखा हुआ है जिसमें कॉमन एरिया डाल दिया गया। पोजेशन, यूटिलिटी या एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस तो चलो समझ में आते हैं, लेकिन कॉमन एरिया का कोई लॉजिक नहीं बनता था जो बैरिया टाउन ने किया। इसी तरह मैं ये कह दूं कि जब भी कोई बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे या दाएं बाएं आती है तो बैरिया टाउन कभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता। फॉर एग्जांपल एक अच्छी बात यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देके कर दूँ, बैरिया टाउन के मेन गेट पर अटैक हुआ था और उसके जवाब में बैरिया टाउन ने सोशल मीडिया पे किसी किस्म का कोई आंसर नहीं किया, जो कि बैरिया टाउन के कस्टमर्स के लिए बड़ा तकलीफ़देह अमल होता है कि जब सारी दुनिया आपके बारे में बात कर रही है, जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, तो उस सिर्फ वाहिद मौके पर मैंने नोट किया, ये ऑब्ज़र्व की चीज़ कि बैरिया टाउन ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए अपने सार्फिन को एक मैसेज दिया या पब्लिक एक नोटिस निकाल दिया कि बैरिया टाउन के मेन गेट पे जो अटैक हुआ है उसकी वजूहात ये लोग क्लेम कर रहे हैं, उसके लिए हमारी कोर्ट्स मौजूद हैं और इन चीज़ों पे जाकर आप लोग क्लेम करें। वो एलिगेशंस क्या थे कि बैरिया टाउन ने यहाँ पे ज़मीनों पर कब्ज़ा किया और उन लोगों को मतलब जो है वो डंडे मार के निकाल दिया जो ऑनर्स थे और इनके पास रजिस्ट्री भी नहीं है और जनाब इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, कब्ज़ा माफिया और ये वो इस तरह के एलिगेशंस थे। तो बैरिया टाउन उस प्रेस रिलीज़ में वाज़ेह अल्फाज में ये कहा था अगर 1 स्क्वायर फिट या 1 गज़ ज़मीन भी हमने इस तरह से कब्ज़े के ज़रिए ली है, यू कैन क्लेम इन द कोर्ट। और वहाँ पे अब यानी एक वो आंसर दिया था प्रेस रिलीज़ के ज़रिए कि आप कोर्ट्स में इस चीज़ को क्लेम करें, हम लोग इन चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार हैं। हमने ऐसी कोई भी ज़मीन किसी से नहीं हथियाई, इन चीज़ों का आंसर था। लेकिन अगर ऐसा ही सिलसिला बैरिया स्पोर्ट्स सिटी, बैरिया पैराडाइज़ में जो आप लोग ताख़ीर करते हैं चीज़ों को डिलीवर करने के लिए, उन चीज़ों के बारे में भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगी, वो बैरिया टाउन के मैनेजर्स दें, मलिक रियाज साहब दें, मलिक अली रियाज साहब दें, शाहिद कुरैशी साहब दें, कोई भी दें, तो वो स्टेटमेंट जब आएगी तो अवाम में एक समझ लें तसल्ली बख्श एक आंसर जब मिल जाता है तो अवाम में वो इस्तराब ख़त्म हो जाता है। जो बेकरारी या समझ लें एक जो बातें चल रही होती हैं, जो अबहाम चल रहे होते हैं, उसमें क्लैरिटी आ जाती है। तो बैरिया टाउन एक तो अगली बात मैं ये करता हूँ कि जब फ़ाइन वगैरह चार्ज करते हैं तो उन चीज़ों में सम टाइम कोई रिलैक्सेशन नहीं होती, क्योंकि अब रेसिप्रोकेट करें अगर चीज़ों को, अगर एक कस्टमर इंस्टॉलमेंट पे करने में 2-3 माह लेट हुआ है तो आप उसको कैंसिल की तरफ भी लेकर जा रहे हैं, फ़ाइन भी चार्ज कर रहे हैं। और उसी का रेसिप्रोकेट करें कि आप अपने केस में भी तो सम टाइम
बहुत सारे टाइम्स में, मैं सम टाइम कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे टाइम्स में आपने 4 साल का कमिट किया तो आप उसको 5 साल बाद या 6 साल बाद डिलीवर कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो उन मासूम कस्टमर्स का क्या कसूर है? उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके आप लोग अगर बात करें तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको अगर 125 गज़ का प्लॉट था और आपने 4 साल का टाइम लिया था, तो फिर तो उनको 8 साल के बाद आपको 250 गज़ का प्लॉट देना चाहिए, ठीक है, जिस रेशो से आप लोग फ़ाइन चार्ज कर रहे हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें थी जो प्लॉट नंबर अलॉट नहीं किया जाता, या बड़ी देर तक अपार्टमेंट्स के नंबर नहीं लगते, लोकेशन चेंज कर दी जाती है, या ओवर सेलिंग का मैंने जिक्र किया यहाँ पे, तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। और फिर हिडन चार्जेस वगैरह आ जाते हैं, या मेंटेनेंस चार्जेस की भी बात हुई थी बैरियर टाउन में, मेंटेनेंस चार्जेस, वाटर बिलिंग, एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस, या कोई भी इस तरह की चीज़ें जो हुई थी उसके ऊपर बातचीत चलती रही, होती रही। ये चीज़ें नेगेटिविटी में आती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें से विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लैरिटी के साथ क्लियर हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को बैरियर टाउन हमें ये समझ में आता है कि शायद जानबूझकर ही क्लियर नहीं करना चाहते। तो इन चीज़ों से मतलब मेरा ये मैसेज है बैरियर टाउन मैनेजमेंट को कि इन चीज़ों को बैरियर टाउन को क्लियर करना चाहिए, लोकेशन डिफ़ाइन करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आज भी प्रीसिंक्ट 32 ABCD की लोकेशन ही डिफ़ाइंड नहीं है। ये क्यों नहीं है? मेरा बैरियर मैनेजमेंट से ये सवाल है कि इसकी लोकेशन डिफ़ाइन होनी चाहिए। वैली ब्लॉक के जो प्लॉट्स हैं वो मेरा ख्याल है पिछले 5 साल से यहाँ खबार हो रहे हैं, या इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया, कस्टमर्स बेहतर जानते हैं। वो उन लोगों को भी आज तक लोकेशन ही डिफ़ाइन करके नहीं दी गई, डेवलपमेंट तो दूर की बात है। प्रीसिंक्ट 61, 62 और 63 की प्लॉट नंबर लग गए, ना आज तक ढंग के नक्शे हैं, ना ही वहाँ पे डेवलपमेंट मौजूद है। तो ये तरक्याती काम, डेवलपमेंट, उन सारी चीज़ों को मेरा ख्याल है 1 बाय 1 मैंने डिस्कस किया है। तो इन चीज़ों में बैरियर टाउन को यानी ये समझ लें कान धरने चाहिए, कंसीडर करना चाहिए चीज़ों को। अगर नहीं करेंगे तो फिर बैरियर टाउन का मुस्तकबिल क्या होगा, जो मैंने बैरियर टाउन के मुस्तकबिल को आखिर में जाकर कमेंट करना है, तो वो मुस्तकबिल पे भी बात करेंगे हम लोग। और मैं ये भी कमिट किया था इसी वीडियो के आगाज़ में कि हम लोग ऐसे पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे कि किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमने डिस्कस कर ली, और अब मैं आता हूँ उन चीज़ों की तरफ। देखें ये सिंपल है, जब बुकिंग में चीज़ें आ रही होती हैं आप उस स्टेज पे पहला मशवरा ये है कि आप उस स्टेज पे बाय ना करें। जब प्लॉट का नंबर वगैरह लग चुका होता है या क्लैरिटी के साथ चीज़ें होती हैं, मैप आ जाए, प्लॉट का नंबर अलॉट हो जाए, अगर अपार्टमेंट है तो आपको फ्लोर नंबर, अपार्टमेंट नंबर पता चल जाए, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आएँ। अगर आप लोगों में से कुछ लोग इस मेरे मशवरे के जवाब में ये कहेंगे कि उस वक्त तक प्लॉट की या अपार्टमेंट की प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी होगी, तो भैया आप ज़रा महंगी चीज़ ले लें, लेकिन क्लैरिटी के साथ लें, आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, ठीक है। अगर आप इनिशियल स्टेज पे जंप इन करना चाहते हैं तो चलें, उसमें भी मैं आपको एक मशवरा देता हूं कि आप कर लें, उस स्टेज पे भी कर लें, और फिर बैलेटिंग तक का इंतज़ार करें। जब बैलेटिंग हो जाए अपनी फाइल्स को अप टू डेट रखें, पेमेंट्स करते रहें। जब आपका बैलेटिंग का प्रोसेस हो जाए, फॉर एग्जांपल 100 लोगों में से आप उन 50 खुशनसीब लोगों में हैं जिनकी बैलेटिंग होगी, फिर तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप बदकिस्मती से उन 50 लोगों में आ गए जिनको प्लॉट का नंबर या अपार्टमेंट का नंबर नहीं मिला, तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए कि आप अपना वो नॉन बैलेट वाली फ़ाइल को फ़ौरन सेल करके बैलेटिंग वाले लोगों में अपनी शमूलियत अख्तियार कर लें। उसके लिए आपको ऑब्वियसली उस स्टेज पे जाके कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, फिर आप लोग वो कॉस्ट पे करने के लिए तैयार रहें। मार्केट में जो भी सवालात हों उन चीज़ों को करते रहें। अच्छा, बुराइयों में एक बुराई और रह गई थी कि मार्केट में यानी मार्केट के ऊपर बैरियर टाउन मैनेजमेंट का या इस तरह से कोई बहुत बड़ा यानी ग्रिप नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऐसी ग्रिप होनी चाहिए कि अनएक्सपेक्टेड जो कीमतें बढ़ती जाती हैं उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक, प्राइवेट बिल्डर्स यहाँ काम कर रहे हैं, उनका चेक एंड बैलेंस किसी हद तक है बैरियर मैनेजमेंट का, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। मैं समझता हूँ पूरी तरह से होना चाहिए। सेल्स की एक एनओसी मिलनी चाहिए, जब हर तरह के डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होने के बाद वो मिलती है। और उसके अलावा यहाँ कोई प्राइवेट बिल्डर अपने फ्लैक्स चमका के, अपने खूबसूरत ऑफिस सजा के अपने प्रोजेक्ट सेल ना करे, किसी को ऐसी परमिशन नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल काइंड ऑफ एनओसीज, वो एनओसी बैरियर मैनेजमेंट, बैरियर का अमला इनको दे और उसके बाद फिर करें। खैर, ये एक ऐसा पॉइंट था जो मेरे माइंड में आ गया। और जो लोग डिले करें अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने में, डिलीवर करने में, उनके ऊपर भी फ़ाइन इम्पोज होना चाहिए। और आगे चलते हैं। तो मैंने बहरहाल मशवरा दिया कि आप ऐसी लोकेशन को देख के
जिनके प्रिमिसेस डिफाइन हो, बाउंड्री वॉल्स हों, ये सारी चीज़ें हों, ऐसी जगहों पे जाके आप लोग इन्वेस्ट करें। और जहाँ पे ये चीज़ें गैर वाज़ेह हैं वहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट ना करें। और इसके अलावा बैरिया टाउन के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिस तरह आज मैं 2 प्रोजेक्ट्स को एग्जांपल देके फिर बैरिया टाउन के मुस्तकबिल पे बात करूँगा कि बैरिया टाउन पेशावर और बैरिया टाउन 2 यानी BTK 2 की बात हो रही है आजकल के बैरिया टाउन का। एक सेकंड फेज़ बैरिया टाउन 2 के नाम से आ रहा है, जो कि सुपर हाईवे के ऊपर M9 मोटरवे पे इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स हैदराबाद तो आपके लेफ़्ट साइड पे नूरियाबाद के करीब आता है, वहाँ आ रहा है। और अपना पेशावर में भी बैरिया टाउन आ रहा है। इस तरह की जो बातें होती हैं इनके बारे में बैरिया टाउन को चाहिए कि ऑफिशियली जिस तरह प्रेस रिलीज़ है या कोई एक नोटिफिकेशन देना चाहिए कि ये फ़लान टाइम फ़लान डेट पे हम लोग लॉन्च करेंगे। ये जो मार्केट में उससे पहले ही लोग कोई कच्ची पर्ची, कोई पक्की पर्ची, कोई फाइलें या इस तरह के लोग इन्वेस्टर्स को साथ मिला के ये चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। और फिर शायद खुदा ना खास्ता वो फाइल्स भी प्रिंट होकर मार्केट में आ जाती हैं। वो पता नहीं कौन लोग करते हैं इतने हौसले और जिगरे से इतना बड़ा फ्रॉड। तो इस तरह के लोग भी मार्केट में आते हैं। इस तरह के लोगों को मार्केट में आके काम करने का मौका नहीं मिलेगा अगर बैरिया मैनेजमेंट ऑफिशियली अपनी चीज़ों को वाज़ह रखेगी और इस तरह की ट्रेडिंग की ज़िम्मेदार बैरिया नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें बहरहाल होनी चाहिए। और अब बैरिया टाउन के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, बैरिया टाउन के नए प्रोजेक्ट्स उस सूरत में कामयाब होंगे अगर ये जो बुराइयां या नेगेटिविटी हमने डिस्कस की है इन चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा सीरियस लेंगे। यानी ओवर सेलिंग ना करें नए प्रोजेक्ट्स में, उसकी भरपूर मार्केटिंग आप लोग करें, लेकिन क्लैरिटी के साथ आपके प्रीमिसेस डिफाइन होने चाहिए कि आप किस नेचर की प्रॉपर्टी दे रहे हैं, उसके ऊपर क्या अप्रूवल्स हैं और क्या चीज़ें हैं। वहाँ पार्किंग का निज़ाम मुनासिब होना चाहिए, क्योंकि बैरिया टाउन के प्रीवियस कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे पार्किंग का निज़ाम खासकर मेन जिना एवेन्यू के ऊपर काफ़ी पुअर है, जिसको अभी तक इम्प्रूव नहीं किया गया। बहुत सारी जगह जहाँ पर है, लेकिन प्राइवेट बिल्डर जहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इवन बिल्डिंग के अंदर भी अगर वो दे देते हैं पार्किंग, उसके बाद भी ना काफ़ी पार्किंग है वो। इससे आगे चलते हैं, अगर बैरिया टाउन पेशावर और बैरिया टाउन 2 जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, अगर ये दोनों लॉन्च होते हैं तो पब्लिक का इंटरेस्ट आप लोगों की तरफ उस तरह से नहीं होगा जिस तरह ऑलरेडी लोगों ने आप पर ट्रस्ट किया, एतबार किया। अगर आप अपनी चीज़ों को कमिटमेंट के साथ लेके चलेंगे, अपने जो प्रीवियस यानी नेगेटिविटी या बैरिया के मुतासरीन या ऐसी चीज़ों को, लूप होल्स हैं, उनको आप ज़रा थोड़ा सा कवर अप करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों की क्रेडिबिलिटी, नाम और सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ये होनी चाहिए, उनको पहले क्लियर करें ताकि आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में मैं या मुझ जैसे बात करने वाले लोग कॉन्फिडेंस से बात करें कि येस दिस इज़ माई बैरिया टाउन, आई लव बैरिया टाउन, और बिल्कुल आई एम प्राउड रेजिडेंट ऑफ बैरिया टाउन, और मैं यहाँ काम भी करता हूँ, ताकि मैं ये चीज़ें कॉन्फिडेंस से कह सकूँ। ऑल दो हम लोग बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं जिसकी वजह से सब कुछ कहते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ या ऐसी कोई लूप होल या समझ लें कि कोई आ जाती है चीज़ सामने, तो फिर वहाँ हमें समझ लें कि वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और वो फील भी करनी पड़ती हैं। लेकिन वो आई डोंट नो कि बैरिया टाउन का अमला, बैरिया मैनेजमेंट, बैरिया टाउन की सीनियर मैनेजमेंट आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, अब वो चीज़ें मुझे तफसील में नहीं पता। लेकिन जो भी सोचें, जिन लोगों ने आपको बड़े मौदबाना अंदाज में 4 साल लगा के प्रीसिंक्ट 23A के विलास के लिए पैसे दिए, उनको घर मिलने चाहिए, मेरी ये इल्तजा है। और जिन लोगों ने प्लॉट्स की मद में पैसे दिए उनको भी मिलने चाहिए और टाइमली मिलने चाहिए। बहुत टाइम हो चुका है। वैली ब्लॉक, बैरिया टाउन के जो न्यू प्रीसिंक्ट 23A B C D और इस तरह की दीगर चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी आप लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। और इसके अलावा अगर बैरिया टाउन लाहौर या पिंडी में कोई ऐसे केसेस हैं तो वो भी रिजॉल्व होने चाहिए। और बैरिया टाउन का मुस्तकबिल, बैरिया टाउन कराची के मुस्तकबिल की बात करते हैं, वो कैसा होगा। देखें, अगर बैरिया टाउन कराची का मुस्तकबिल मैं ये कहूँ कि बहुत ब्राइट होगा तो ये बात गलत नहीं है, क्योंकि बैरिया टाउन ने, मैं हमेशा कहता हूँ कि हॉरिजॉन्टली बैरिया टाउन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जो एक प्लेट में रख के बैरिया टाउन ने सजा दिया, जिसकी मिसाल आपको पूरे इस खित्ते में नहीं मिलती, आपके पूरे मैं समझता हूँ सब कॉन्टिनेंट में नहीं मिलेगी। जब बैरिया टाउन ने ये बना के दे दिया इतने बड़े स्केल पे, एक इतना बड़ा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सपोर्ट करने की बजाय बल्कि उल्टे प्रॉब्लम्स लेके आए। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बैरिया टाउन को चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। अच्छा, बैरिया टाउन को जो चैलेंजेस फेस करने पड़े उस पर वैसे मुझे अलग से वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन यहाँ छोटे छोटे पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पर सिंध है, मलिक रियाज साहब पंजाब से आए थे, रावलपिंडी से आए थे। यहाँ इनको एक लिंगुअल किस्म का तासुब को भी फेस करना पड़ा। फिर यहाँ की जो लोकल
डेवलपर्स थे या लोग थे उनको वो एंटी बैरियर ग्रुप बन गए। जब एक किसी भी बिज़नेस में या किसी भी चीज़ को मैं समझ लें कोई इदारा या कोई इंडिविजुअल जब ग्रो कर रहा होता है तो उसके एंटी लोग खुद ही ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के छोटे बड़े ग्रुप्स आए, बैरियर टाउन पे अटैक हुए, सुप्रीम कोर्ट में केस चले गए, ज़मीन के जो कब्ज़े हैं उससे मुतल्लिक बहुत सारे केस आए, लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम आए, लोगों ने बदमाशी करने की कोशिश की। सम टाइम बैरियर टाउन ने भी बदमाशी की होगी और बैरियर टाउन की वो बदमाशी को नेगेटिव करके वो किया गया कि बैरियर टाउन ने ये चीज़ें जनाब अपनी फोर्स यूटिलाइज़ करके हासिल की हैं। इस तरह की बातें भी सामने आई। लेकिन मैं समझता हूँ कि बैरियर टाउन को ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे फेस करने पड़े और लेकिन फिर भी बैरियर टाउन की लाइट्स ऑफ कर दी गई थी। उस वक्त भी मैं यहीं पे रिहाइश पजीर था और लेकिन इतने बड़े चैलेंजेस, इतनी बड़ी चीज़ें, फिर जमात इस्लामी की इन्वॉल्वमेंट हुई, फिर एक रिफ़ंड का सिलसिला या रीएलोकेशन का सिलसिला शुरू हुआ, तो बड़ी सारी चीज़ें रिजॉल्व हुई। तो फिर बैरियर टाउन समझ लें आज एक फिनिश्ड फॉर्म में आपके सामने है और बैरियर टाउन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आज बैरियर टाउन वर्टिकल ग्रो कर रहा है पूरे पाकिस्तान से, बल्कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, ये डेवलपर हैं, बिल्डर, उनकी तवज्जो का मरकज़ आज बैरियर टाउन बन चुका है। और इस वक्त बैरियर टाउन साल 2022 आज हमारा 31 मार्च है और साल 2022 है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त टेक ऑफ की पोजीशन में है। आप ये डेट लिख लें और मेरा ये इशारा देख लें, बैरियर टाउन टेक ऑफ करने की पोजीशन में है और आप लोग ये देखेंगे आइंदा 5 साल में बैरियर टाउन की शक्ल इंटायरली डिफरेंट होगी। यहाँ पे कीमतों का ग्राफ, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर 10 डिफरेंट फेजेस में बैरियर टाउन की प्रॉपर्टीज़ की कीमतों को मैं देखता हूँ तो अभी चौथे फेज़ में है, अभी 6 फेज़ अभी तक बैरियर टाउन की प्रॉपर्टीज़ की प्राइस 6 फेज़ तक और ऊपर जाएगी। और इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, एंड यूज़र्स के लिए, कंस्ट्रक्शन करने वालों के लिए, हर किसी के लिए इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। आप लोगों को आना चाहिए, यहाँ काम करना चाहिए और बैरियर टाउन का मुस्तकबिल जो कि रोशन है, शानदार है, उसका हिस्सा बनना चाहिए। और इसके साथ साथ बैरियर टाउन की जो बुराइयाँ हमने की, बैरियर टाउन के जो चैलेंजेस हैं या बैरियर टाउन के जो लूप होल्स हैं, उन सारी चीज़ों पे बैरियर टाउन मैनेजमेंट को कान अच्छी तरह खोल के वो सुनना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। वक्तन फ़वक्तन इस तरह की चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, व्यूअर्स हैं और आप हमें सुनते हैं, आपका ताल्लुक़ किसी भी जगह से हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए गए होते हैं, मेरे और मेरी टीम के होते हैं। आपके सारे मैसेजेस हम तक पहुंचते हैं। आप ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, ऑडियो मैसेज करें, वीडियो मैसेज देना चाहें, आप लोग वो चीज़ें हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारी फर्दर वीडियोस का जो मौजू है वो आपका सवाल, आपकी बात या आपका जो भी पॉइंट हो उसको हम लोग डिस्कस करें। अभी तक के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की, एफ़र्ट की। फर्दर वीडियोज़ में आपके फ़ीडबैक को देखते हुए इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।